बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, रोज़ अव्वल से इंसानियत ने जब से इस दुनिया में कदम रखा है, न वसाइल की कमी थी, न लसानियत थी, न फ़िरका वारियत थी, न रंग व नस्ल का फ़र्क था, न ज़बान का, न मज़हब का फ़र्क था। इसके बावजूद भी जहाँ आबादी 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुई, तनाज़ात ने जन्म ले लिया। और उस दिन से लेकर आज तक दुनिया के अंदर जितने भी तनाज़ात पैदा हुए हैं या होते आए हैं, उनकी 3 ही वजूहात रही हैं: ज़र, ज़मीन और ज़ाल। आज जिस कानून के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे वो ताल्लुक़ रखता है ज़मीन के तनाज़ात से, यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, और उस कानून का नाम है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। अब ये कानून को बनाने की क्या वजूहात थी? क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ पाकिस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वसाइल काफ़ी थे, ज़मीन की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अक्सर जो बुज़ुर्गों से सुनने में आता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, जब कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को बेचता था, उसकी क्या वैल्यू लगाता था कि नई जगह जाने के अंदर जो इसको शिफ्टिंग का किराया आता था, गधा गाड़ी है, बैल गाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, उसका जो किराया आता था घर के सामान को शिफ्ट करने के लिए, आप वो शिफ्टिंग का किराया दें और उसके जगह के मालिक बन जाए। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वसाइल में कमी पैदा हुई, ज़मीन की वैल्यू में लाखों गुना इजाफा हो गया। और जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है तो उसकी चोरी भी बढ़ जाती है, उसके तनाज़ात भी बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर में रहते हुए जो गुंडे, जो बदमाश, जो कारकुन पैदा किए गए, उन्होंने लोगों की जो खाली ज़मीनें लोगों ने लेकर रखी हुई थी या बैरून मुल्क चले गए थे, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। यानी कि लैंड ग्रेबर, लैंड माफिया, कब्ज़ा ग्रुप, चाइना कटिंग के नाम पर लोग उभर के सामने आ गए, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा होना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि 90 की दहाई के बाद जो गुंडा एलिमेंट्स थे, उनकी बदमाशियाँ इतनी बढ़ गई कि लोगों को, कराची के हालात की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि जिनके घरों को ज़बरदस्ती खाली करवाया गया, उनके घरों पर कब्ज़ा कर दिया गया। लिहाजा रियासत की यहाँ पर ज़िम्मेदारी थी कि अमन अमान को और लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, जो उसकी रियासत की ज़िम्मेदारी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। एक स्पेशल कानून बनाया गया इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के नाम से 2005 में, उसको लागू किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, कानून बहुत ही छोटा सा है, 9 सेक्शंस हैं, लेकिन ये कानून कहाँ पर इस्तेमाल होगा? इसका कोर पर्पस ये था कि लैंड ग्रेबर, कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया के ख़िलाफ़ इस कानून का इस्तेमाल करते हुए स्पीडी ट्रायल चलाया गया है। हाई कोर्ट की रूलिंग्स है कि इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जब केसेस दाखिल किए जाते हैं, उसका स्पीडी ट्रायल चलेगा, फौरी समरी सूट्स दाखिल होंगे, समरी केसेस चलाए जाएंगे और 6 माह में इनके ट्रायल का फ़ैसला आना लाजमी है। लेकिन हुआ ये कि ख़ानदानों के दरमियान जो आपस के अंदर जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स थे, जो चाचा के, ताए के, भाई के, बहन के आपस के जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स चले आ रहे थे, लोगों ने इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत केसेस दाखिल करने शुरू कर दिए। अब आपका चाचा, आपका ताया, आपका मामा, आपका फूफा, आपका भाई कोई लैंड ग्रेबर नहीं है, कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं है, कोई लैंड माफिया का कारकुन नहीं है, लेकिन वो आपका भाई है या चाचा या ताया है, लेकिन आपने केस दाखिल कर दिया इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत। इसी तरह से जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान जो तनाज़ात होते थे, यानी कि जो मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जो प्रॉपर्टी के तनाज़ात होते थे, अब किराएदार आपका कोई लैंड ग्रेबर का, लैंड माफिया का बंदा नहीं है, वो आपका किराएदार है। बेशक आपको किराया नहीं भी देता है, जगह खाली नहीं भी करता है, तो आपको रेंट केस में जाना है, इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट में नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि झूठे केस दाखिल करने होते हैं, झूठी कार्रवाइयाँ करनी होती है, लोगों को पता होता नहीं है, नॉलेज होती नहीं है कौन सा केस दाखिल करना। उनका काउंसिल, उनके वकील जो बताते हैं वो सिग्नेचर कर देते हैं और केस दाखिल कर देते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं वो आपको सूट फॉर प्रॉपर्टी दाखिल करना है, सूट फॉर पोजेशन दाखिल करना है। जहाँ पे टेनेंट के और लैंडलॉर्ड के केसेस हैं, वहाँ पे आपको रेंट केस में जाना है। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट इसी सूरत में दाखिल करना है अगर आपका कब्ज़ा हो चुका है जगह का लैंड ग्रेबर, लैंड माफिया, कब्ज़ा ग्रुप की जानिब से, या फिर आपको हाथ पकड़ कर, बेशक आपका कोई रिश्तेदार भी हो, इसकी तरमीम की गई बाद में कि अगर जिसका ताल्लुक लैंड ग्रेबर से नहीं भी है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती बदमाशी के ज़रिए कोई शख्स, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको हाथ पकड़ के घर से धक्का देकर निकालता है और घर पे कब्जा कर लेता है, तो आप इस कानून के तहत केस दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सूट फॉर प्रॉपर्टी
ये सूट फॉर पोजेशन के चक्कर के अंदर वहाँ पे जाने के बजाय, सिविल केस में जाने के बजाय ये स्पेशल केस दाखिल कर दिया, तो ना सिर्फ ये कि आप केस हारेंगे बल्कि मलेफाइडी केस दाखिल करने के चक्कर के अंदर आपको इस पर जुर्माना भी हो सकता है, और इन फ्यूचर आपकी जो केस की वैल्यू होगी, अगर दोबारा आप किसी और सिविल केस में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये हारा हुआ केस आपको रुकावट पैदा करेगा। अब आते हैं अपने कानून की जानिब सेक्शंस के अंदर। सेक्शन 3 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट ये कहता है कि जो शख्स किसी दूसरे शख्स को जो कि पोजेशन में बैठा हुआ है, अपनी जगह में फ्लैट है, दुकान है, मकान है, प्लॉट है, पुरअमन तौर पर बैठा हुआ है, बेशक वो उस जगह का ओनर है या नहीं है, वरासती तौर पर बैठा हुआ है, ये किराएदार के तौर पर, टेनेंट के तौर पर बैठा हुआ है, अगर उसे पोजेशन से निकाल बाहर करता है बदमाशी के ज़रिए, गुंडागर्दी के ज़रिए, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, सेक्शन 3 के तहत सज़ा का मुर्तकब होगा, और ये सज़ा 10 साल तक की हो सकती है, अलावा जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन 5 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट क्या कहता है कि ये जो मुकदमा होगा, ये जो ट्रायल होगा, ये कैसे चलाया जाएगा, ये वैसे ही चलाया जाएगा जैसे मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 200 यानी सेक्शन 200 CRPC के तहत एक डायरेक्ट कंप्लेंट या प्राइवेट कंप्लेंट चलाई जाती है। अब ये डायरेक्ट कंप्लेंट या प्राइवेट कंप्लेंट क्या है, उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सेक्शन 5A बड़ा ही अहम सेक्शन है। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत अगर ये महसूस करती है कि मुद्दई ने, कंप्लेनेंट ने एक झूठी कंप्लेंट दाखिल की है, ऐसा कोई वक़ुआ पेश ही नहीं आया, इलीगल डिस्पोजेशन में उसे गैरकानूनी तौर पर बेदखल किया ही नहीं गया, झूठी कंप्लेंट थी, तो अदालत मुद्दई पर जुर्माना कर सकती है, और ये जुर्माना 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। सेक्शन 7 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, जिस पर मुद्दई का और मुद्दई की काउंसिल का ज़्यादा दारोमदार होता है, ज़ोर होता है, इसके तहत अदालत से इल्तजा की जाती है कि ट्रायल चलाने से पहले या ट्रायल मुकम्मल होने से पहले ही मुद्दई को पोजेशन उबूरी तौर पर दे दिया जाए, यानी इस वक्त जो पोजेशन के अंदर अक्यूज्ड बैठा हुआ है उसको बेदखल किया जाए और मुद्दई को इसका पोजेशन दे दिया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।